नमस्ते, हाय, हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। जिससे आप कनेक्टेड फील करें। दिस इज सिंधु एंड वेलकम टू एजुका लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व तेलुगु व्याकरण एक तुलनात्मक अध्ययन। हिंदी व तेलुगु तुलनात्मक व्याकरण। आज हम इस वीडियो में भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, लिपि क्या है और लिपि और व्याकरण के बीच का संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर सीखेंगे। शुरू करते हैं। पहले हम भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। भाषा क्या है? संपूर्ण प्राणी जगत में मानव सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यानी पूरे संसार में जो सब प्राणियों हैं, उन सब प्राणियों से मनुष्य को सबसे उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। बिना किसी कारण के किसी को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ये बात तो हम सबको पता ही है। तो इसके पीछे किसी न किसी कारण तो अवश्य होगा। इसके दो मुख्य कारण हैं। इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं। मानव के पास विचार एवं चिंतन मनन करने के लिए बुद्धि है। मनुष्य के पास क्या है? सोच विचार करके डिसीजन लेने के लिए बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। यानी मनुष्य क्या करते हैं? पहला सोचते हैं, विचार करते हैं और एक विषय को दूसरे विषय से कंपेयर करते हैं और रीजनिंग करते हैं। विचार विनिमय करके अंत में डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। एक किसकी वजह से होता है? इंटेलिजेंस की वजह से होता है। और दूसरे प्राणियों में भी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, लेकिन जितना समर्थ रूप से, जितना कैपेबल रूप से मनुष्य में होता है, उतना कैपेबल रूप से दूसरे प्राणियों में विद्यमान नहीं होता। अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए उसके पास एक समर्थ साधन है, भाषा। और भाव यानी फीलिंग्स, विचार यानी थॉट्स, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करना। यानी हमारे भावों को, फीलिंग्स को यानी विचारों को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने, अभिव्यक्त करने के लिए एक साधन की ज़रूरत होती है, एक टूल की ज़रूरत होती है। वो भी कैसा टूल है? समर्थ साधन है, जो कैपेबल टूल है। भाषा तो वो ऐसी कैपेबल टूल है, जो समर्थ साधन है, जो भावों को, हमारे विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह ऐसी साधन है जो हमारे विचारों को, भावों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने में सहायता करे। तो आप सबको भाषा के विषय में समझ में आया होगा, भाषा क्या है। आगे चलेंगे। व्याकरण क्या है? प्रत्येक भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं। यानी हर एक भाषा को कुछ रूल्स होते हैं उस भाषा के। व्याकरण में भाषा के नियमों की चर्चा होती है। व्याकरण में क्या होती है? इस भाषा की रूल्स के बारे में चर्चा होती है। व्याकरण के आधार पर ही हम भाषा का व्यवहार करते हैं और उसे समझते हैं। यानी हम भाषा में व्याकरण को ही बेस बनाकर उसको उपयोग करते हैं और समझते भी हैं, यानी अंडरस्टैंड भी करते हैं। अर्थात जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य है, मैं फल खाता हूँ। मैं फल खाता हूँ। इस वाक्य हम थोड़ी ना हूँ खाता फल में कर सकते हैं। हम थोड़ी ना ऐसे कर सकते हैं। हम ऐसा बोले तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा और कुछ सिचुएशंस में तो उस वाक्य का अर्थ ही नहीं होता, अर्थहीन बन जाता है। तो वाक्य को बनाते समय कुछ नियम फॉलो करना ज़रूरी है। कैसे कि वाक्य को स्टार्ट करने वाला क्या होगा? सब्जेक्ट से शुरू करना होगा और सब्जेक्ट के बाद और क्रिया के आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु आएगा। उसके बाद वर्ब आएगा, क्रिया आएगा। तो इसी सीक्वेंस में वाक्य को बनाना पड़ेगा। यानी पहला सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, बाद में वस्तु होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा, तीसरा वर्ब होगा यानी क्रिया होगा। तो इसी सीक्वेंस में ही वाक्य बनता है। ये सब विषय हम कहाँ से सीखने को मिलेगा? व्याकरण के द्वारा ही सीखने को मिलेगा। क्लियर, समझ में आया ये पॉइंट? आगे चलते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। व्याकरण यह कार्य भाषा का विश्लेषण करके करता है।
ये बात को समझने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि शास्त्र क्या होता है। शास्त्र है क्या? शास्त्र वह होता है जो किसी एक विषय के बारे में संसार के किसी भी जगह से छोटे छोटे कोणों से भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड विषय को इकट्ठा करके एक जगह पर संग्रहित करना, उसको हम शास्त्र कहते हैं। जैसे कि सामाजिक शास्त्र, बौद्धिक शास्त्र, रसायन शास्त्र। हमारा सब्जेक्ट भी है वो दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में क्या होता है, सभी दार्शनिकों के दृष्टिकोणों के बारे में एक जगह पर संग्रहित करके हमको पढ़ने को मिलते हैं। कहा दर्शन शास्त्र। वैसे ही व्याकरण भी वह शास्त्र है जो भाषा के प्यूरेस्ट फॉर्म में बोलना यानी स्पीकिंग, पढ़ना यानी रीडिंग, लिखना यानी राइटिंग और समझना अंडरस्टैंड करने की भाषा कौशलों को सिखाता है। जैसे वो भी भाषा का विश्लेषण करके यानी भाषा का एनालिसिस करके छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सिखाता है। व्याकरण का अर्थ ही है खंड खंड करके देखना, यानी व्याकरण का अर्थ ही ये है कि छोटे छोटे भागों में विभाजित करके देखना। भाषा वाक्यों से बनती है। भाषा कैसे बनती है? वाक्यों से बनती है। वाक्य कैसे बनता है? पदों से। पद कैसे बनता है? शब्दों से बनता है। शब्द ध्वनियों से बनता है यानी स्वर और व्यंजन से। यानी भाषा कैसा बनता है? भाषा वाक्य से बनता है। वाक्य कैसा बनता है? पद से बनता है। पद कैसा बनता है? शब्द से। शब्द कैसा बनता है? ध्वनि वर्ण से। वर्ण से। वर्ण कैसा बनता है? ध्वनि से। ध्वनि स्वर और व्यंजन से। बहुत खतरनाक हैंडराइटिंग बनी है। समझ में आया है? क्लियर? आगे चलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगा। व्याकरण में इनका अध्ययन वाक्य विचार, वर्ण विचार, रूप विचार, शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। व्याकरण में इन सब वाक्य, पद, वर्ण, इन सब का विवरण कहाँ से मिलते हैं? वाक्य विचार, रूप विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार में मिलते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार में वाक्य की रचना, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण आदि की चर्चा की जाती है। वाक्य विचार में वाक्य कैसे रचना के आधार पर अर्थ के तो व्याकरण में इनका अध्ययन वाक्य विचार, रूप विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। तो आगे इसको विस्तार में समझेंगे। वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण आदि की चर्चा की जाती है। यानी वाक्य कैसे विश्लेषण यानी एनालिसिस, वाक्यों को कैसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करते सीखा जाता है। संश्लेषण यानी सिंथेसिस, कैसे उस छोटे छोटे भागों को जोड़कर सिखाया जाता है। वाक्यों की रचना से वो कैसा विभाजित है, अर्थ से कैसा विभाजित है, सरल, मिश्रित, संयुक्त और अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आदि। रूप विचार। रूप विचार में प्रकृति यानी शब्द के मूल रूप। रूप विचार यानी मनुष्य के रंग रूप नहीं है। रूप विचार यानी शब्दों के रूप यानी प्रकृति मूल रूप को जब उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ा जाए तो उसका अर्थ में, उसका आकृति में कैसे, वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है, उन सब विषयों के बारे में हम रूप विचार में समझ सकते हैं। रूप की रचना, रूप की भेद यानी पद भेद आदि। तीसरा शब्द विचार में शब्द रचना, शब्दों के प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द रचना के आधार पर कैसा विभाजित किया गया है, प्रकार कैसा है शब्दों में आदि। जैसे कि अर्थ के आधार पर साधक निरर्धक शब्द, रूपांतरण के आधार पर विकारी अविकारी, उत्पत्ति के आधार पर देशज विदेशज, तत्सम तद्भव, संकर शब्द और व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ि, योग रूढ़ि, यौगिक आदि। और वर्ण विचार। वर्ण विचार में ध्वनियों का उच्चारण, उनकी व्यवस्था आदि का विचार किया जाता है। यानी सभी वर्ण एक जैसा उच्चारित नहीं होता, हर एक ध्वनि अलग अलग रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे कि कंठ से कुछ उच्चारण किया जाता है, कुछ ध्वनियाँ तो ओष्ठ से, कुछ ध्वनियाँ तो कंठोष्ठ से, कुछ ध्वनियाँ तो दांत से उच्चारण किया जाता है। और उस वर्ण को कैसे व्यवस्थित रूप में, एक क्रमबद्ध रूप में
रखना, इन सब वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या समझ में आया? आगे चलेंगे। लिपि। लिपि वो रूप है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। मौखिक यानी ओरल, लिखित यानी रिटन फॉर्म। लिखित रूप का आधार ही लिपि होती है। लिखित रूप बेस ही लिपि होता है। जैसे कि हम अब लिख रहे हैं कि खाना पीना, ये सब लिपि के वजह से ही होगा। लिपि इन सब का आधार है। लिखने का आधार ही लिपि है। जैसे अब तो हम लिख रहे हैं वाक्य शब्द, पुराने समय में तो चित्र के आधार से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। तब लिपि क्या होगी? चित्र ही होगी, चित्र बनाना। पुराने समय में चित्र को भी लिपि के अंतर्गत लिया जा रहा था। और भाषा की विभिन्न ध्वनियों के लिखित लिपि चिन्ह निश्चित कर दिए जाते हैं। यानी हम अभी अभी सीखा है कि हर एक ध्वनि के लिए डिफरेंट उच्चारण होता है, उच्चारण डिफरेंटली किया जाता है। वैसे ही विभिन्न ध्वनियों के लिए लिखित लिपि चिन्ह भी निश्चित किया गया है, विभिन्न लिपि चिन्ह। और इन लिपि चिन्हों के ज्ञान से ही उस भाषा विशेष के साहित्य को पढ़ा जा सकता है। उस लिपि चिन्हों के आधार से ही हम उस भाषा के, हर एक भाषा के लिए एक लिटरेचर होते हैं, साहित्य होते हैं, उस साहित्य को भी पढ़ाया जा रहा है। और आप सबसे एक प्रश्न पूछो, हिंदी भाषा का लिपि क्या है? हिंदी भाषा का लिपि है देवनागरी लिपि। आगे चलेंगे। लिपि के विषय में समझ में आया? क्लियर? चलो। लिपि और व्याकरण का संबंध। लिपि और व्याकरण के बीच का क्या संबंध है? लिपि भाषा को ठोस आधार देती है। लिपि क्या करती है? व्याकरण को दृढ़ और मजबूत, ठोस यानी दृढ़ और मजबूत आधार देती है, बेस देती है। और व्याकरण भाषा को व्यवस्था प्रदान करती है। व्याकरण क्या करेगा? भाषा को सिस्टमैटिक रूप में व्यवस्थित करेगा, एंगेज करेगा। अतः दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, यानी दोनों का, लिपि और व्याकरण का बहुत घनिष्ठ संबंध है। दूसरा पॉइंट, लिपि और व्याकरण संबंध का महत्व इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि लिपि और व्याकरण के बीच क्या संबंध है, इन सब उस कैसा महत्वपूर्ण है, इन सब को हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि व्याकरण भाषा को नियमबद्ध करता है। व्याकरण सिस्टमैटिक करता है, नियमों का पालन करता है। व्याकरण भाषा में सिस्टमैटिकली उसको रखता है, मीनिंगफुल बनाता है। जबकि बोलियाँ यानी एक गांव में जो लोग अपनी रुचि और इंटरेस्ट के अनुसार, इच्छा के अनुसार जिस भाषा में वो बोल चाल करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको बोली कहते हैं। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता, ये बहुत मौखिक, यानी अधिक से अधिक मौखिक रूप में ही होता है। इसलिए इसका व्याकरण का अभाव होता है। इसमें व्याकरण का ध्यान नहीं दिया जाता बोलियाँ में, और इसलिए वो व्यवस्थित व मान्य भी नहीं होता। लिपि और व्याकरण कांस्टेंट होता है। लिपि और व्याकरण के द्वारा भाषा क्या बनती है? स्थिर बन जाती है, यानी कांस्टेंट बन जाती है। किसके द्वारा? लिपि और व्याकरण के द्वारा। लिपि भाषा के मौखिक रूप को बहुत समय तक सुरक्षित रखती है। लिपि क्या करती है? भाषा के ओरल फॉर्म को बहुत समय तक सुरक्षित रखती है। जैसे कि हम अब भी हमारे पुराने समय के इमारतों के कैसे बिल्ड किया गया था, और उस समय की संस्कृति कैसी थी, सभ्यता, उनकी सभ्यता कैसी थी, इन सब विषयों के बारे में हम अब भी कैसे पता चल रहा है? इस लिपि के आधार से ही पता चल रहा है। जैसे कि तब क्या कैसे होता था, इन सब विषय लिखा हुआ करता था एक लिपि में। अब उस लिपि को आधार बनाकर हम उस समय के विषयों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें लिपि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे ही लिपि क्या करती है? मौखिक रूप को सुरक्षित रखती है बहुत समय तक। और व्याकरण क्या करती है? भाषा को मीनिंगफुल बनाती है, प्रयोग को, विचारों को आदान प्रदान करने में एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित आचरण प्रदान करता है। जैसे कि वाक्य, हम अभी एग्जाम्पल में देखा था कि वाक्य कैसे बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में बनेगा। ये रूल्स होता है, नियम होता है व्याकरण का। तो व्याकरण भाषा को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है, और अपने बातचीत को भी आदान प्रदान करने में भी, विचारों को भी मीनिंगफुल्ली दूसरों तक पहुंचाता है। लिपि क्या करता है? भाषा को बहुत समय तक सुरक्षित रखता है। और व्याकरण क्या करता है? विचारों को सुव्यवस्थित रूप से दूसरों के साथ व्यवस्था प्रदान करती है।
तो हम इन सभी बातों को आधार बना के ये कह सकते हैं कि लिपि और व्याकरण का बहुत घनिष्ठ संबंध है और महत्वपूर्ण भी है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि और व्याकरण के बीच का संबंध क्या है। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीखने को मिले उनको भी, और उनके प्रिपरेशन में भी कुछ सहायता मिले। तो हमारे चैनल में बारे में आप सबको पता ही है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए तो बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल रहा या अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सोशल मीडिया में भी जुड़े रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम में एजुका लाइफ सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम में एजुका लाइफ। और आइए हम सब मिलकर सीखते रहेंगे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर। और आपको इस वीडियो का PDF टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में मिलेगा। थैंक यू।